Good morning, everybody. Topic for today is composition and role of board in corporate governance. Composition will tell us about how many numbers of directors may be appointed by an organization. Then, what is the basic criteria for a director's, its independent, its function, its role in an organization, what should be the legal requirements or and legal obligations may be supposed from any government authorities which they have or an corporate body like SEBI, Security Exchange Board of India, right? Or according to Government of India, a directors may be having a specific role, and composition tells us about its legal obligations, that is its how much numbers of directors can be appointed. So compositions and role of board members और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसका मतलब है कि राइट वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस वेयर वी विल अंडरस्टैंड कि कोई भी एक कंपनीज है फॉर अ बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस व्हाट शुड बी देयर कंपोजिशंस एंड what should be the criteria related to a doctor. So generally, right, three categories of directors may be there. डायरेक्टर्स कोई भी है, उसका सीधा एग्जांपल है कि एक डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या है. कंपोजिशंस मतलब एक लीगल रिक्वायरमेंट्स के पर्सपेक्टिव में कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, राइट. ये डायरेक्टर्स का वर्क क्या है कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस का, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट. कोई भी एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अगर इफ़ेक्टिव बनाना है तो एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस जो है विद अ प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस चलेगी, राइट. जो भी लीगल रेसोल्यूशंस पास्ड हुए, एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पार्लियामेंट, वो कंपनीज के रिलेटेड, वो कंट्रीज़ के रिलेटेड कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट पास करते हैं जिससे एक कंपनी या पूरी कंट्री अच्छे से चले. तो सेम थिंग है अगर हम डायरेक्टर्स की बात करें तो डायरेक्टर के फंक्शंस क्या होने चाहिए, डायरेक्टर्स के रोल क्या होने चाहिए, ये सब कुछ हम इसमें जानेंगे. तो जनरली तीन टाइप के डायरेक्टर्स हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ डायरेक्टर्स वी कॉल इट एज इनसाइडर डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट डायरेक्टर्स. सो फ्रॉम द नेम itself, insider directors are those directors which may be having a link with the company, which may be an already the employee of a company, or which may be working in a company at a specific post, right. And their responsibility is to manage the entire organization's roles, right. Organizations is having a connection with equilibrium with corporate governance, corporate bodies or not. तो इनसाइडर डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट डायरेक्टर्स वो डायरेक्टर्स है जिनका कोई भी एक कंपनीज के लिंक होता है. एग्जाम्पल के तौर पे सुंदर पिचाई इन गूगल, राइट. मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज, देन रतन टाटा, इट इज़ फ्रॉम टाटा ग्रुप, राइट. आनंद महिंद्रा, दैट इज़ फ्रॉम महिंद्रा एंड महिंद्रा. सो जितनी भी कंपनीज़ हैं जिसके हम एग्जांपल लेते, तो कंपनीज़ का या कोई वो प्रमोटर हो सकता है, राइट. कंपनीज़ का कोई प्रमोटर, सपोज एग्जांपल के तौर पे नारायण मूर्ति, राइट, वाज द फाउंडर ऑफ सत्यम, सॉरी इन्फोसिस. सो इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ इन्फोसिस सबसे पहला जो पर्टिकुलर पर्सन्स होगा वो नारायण मूर्ति इटसेल्फ होगा. सेम एग्जांपल लाइज करता है रिलायंस इंडस्ट्रीज. किसने स्टार्ट की? इट स्टार्टेड बाय अंबानी. तो अंबानी का ही कोई एक पर्टिकुलर पर्सन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होना चाहिए या होगा, राइट. तो फर्स्ट टाइप ऑफ डायरेक्टर्स जो हमको देखने को मिलते हैं कंपनीज के फ्रॉम इंटरनल एनवायरनमेंट, कंपनीज के डायरेक्टर्स
अपॉइंट होते हैं, ये लोग CEO, CFO, मैनेजिंग डायरेक्टर या ये भी कोई प्राइम पोजीशंस में वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। एग्जांपल के तौर पे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज मुकेश अंबानी, राइट। So they are the salaried person, but the important thing is they are from internal environment. Second type of directors are those directors which are generally called as related or affiliated directors, means they have a specific connection with an organization, means they may be a family members, relatives or other persons of an organizations, right. Same example lies with different companies. Reliance, right, we say Mukesh Ambani's wife will be in the board of directors, then Mukesh Ambani's son and daughter also will be in the board of directors, means relative, they are having relations with Reliance, right. They are owned by father of a person, right. So that is having a connections with the organizations. थर्ड टाइप ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो जनरली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कहलाते हैं, मतलब उनका कंपनीज से कोई रोल नहीं है, राइट। इट मीन्स के कंपनीज से कोई लेना देना नहीं है उनका, उसका मतलब वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहलाएंगे, राइट। एक ऐसा कोई पर्सन जिनका कंपनी से कोई लिंक नहीं है, कंपनीज उन्होंने स्टार्ट नहीं की है, बट वो एक डायरेक्टर की पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन्स हो, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हो, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए चाहिए ऐसे ब्रेन, राइट। तो ऐसे ब्रेन एंड ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा उनके खोज में रहती है। कंपोजिशंस, राइट, मीन्स कि लीगल ऑब्लिगेशंस अगर देखें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती है। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि एक डायरेक्टर्स को कैसे डिफाइन करें, मीन्स डायरेक्टर्स कैन बी डिफाइंड एज ए पर्सन हु इज़ लाइफलाइन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। लाइफलाइन मतलब एक ह्यूमन बीइंग की लाइफलाइन ये है कि दे हैव टू टेक ए मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन्स 5 मिनट भी कोई एक ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकता ऑन दिस अर्थ। एक बहुत इम्पोर्टेंट लॉजिक है, राइट। तो वही लॉजिक अगर हम देखें तो एक डायरेक्टर्स भी लाइफलाइन है कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस का, मतलब कि विथआउट डायरेक्टर्स कंपनीज रन नहीं कर सकती, या विथआउट डायरेक्टर्स हम ये कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट डिसीजंस है कंपनीज की। और जनरली हम ये उन कंपनियों की बात कर रहे हैं जो कि लिस्टेड कंपनीज हैं, जिनके पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से भी ज़्यादा है। ऐसी जितनी भी कंपनियां हैं, राइट, तो ये कंपनियों के लिए डायरेक्टर्स जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, राइट, लीगल ऑब्लिगेशंस क्या कहता है। तो जनरली 3 टाइप के डायरेक्टर्स कोई भी कंपनीज को आपको देखने को मिलेंगे, राइट। कंपोजिशंस देखें अगर हम, मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन ए कंपनी अंडर सेक्शन 149। तो सेक्शन 149 क्या कहता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी देयर, राइट। So section 149 of Companies Act 2013, right, requires that every company shall have a minimum number of 3 directors in case of a public company, 2 directors in the case of a private company, 1 director in case of 1 person company. So different compositions है कि कोई भी एक लिस्टेड कंपनीज है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, तो ऐसी कंपनीज में 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए मिनिमम। अगर कोई प्राइवेट कंपनीज है तो उसमें 2 डायरेक्टर्स होंगे, या कोई एक पर्सन 1 पर्सन कंपनी है वहाँ पे 1 डायरेक्टर भी होगा। तो ये अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके,
तो मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? 3 पब्लिक लिमिटेड के लिए, जो कि पब्लिक लिमिटेड जिनके पीछे लिमिटेड लगेगा। ऐसे जितनी भी कंपनियां हैं वो जनरली डायरेक्टर्स अपने हिसाब से चूज करेगी, मगर मिनिमम क्राइटेरिया उसमें उनको देखना पड़ेगा। कंपनी कैन अपॉइंट मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर्स। ए कंपनी में अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स आफ्टर पासिंग ए स्पेशल रिसोल्यूशन इन जनरल मीटिंग एंड अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, कोई भी कंपनीज को अगर ज़्यादा डायरेक्टर्स की ज़रूरत है, हो सकता है कंपनी बहुत बड़ी हो, कंपनी के बिजनेस कंटिन्यूसली ग्रो हो रहे हो, तो कंपनीज को अभी रिक्वायरमेंट होगी डायरेक्टर्स की जो कि कंपनी को लीड करे। अब यहाँ पे ऐसा भी है कंपनीज के आगे एक चैलेंज कि कंपनी को 3 से ज़्यादा डायरेक्टर की ज़रूरत है, 20 डायरेक्टर्स की ज़रूरत है, तो ये नंबर्स बहुत बढ़ जाता है। तो इसके कारण क्या है कि एक रिसोल्यूशंस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पास करके कि इतने डायरेक्टर्स वो लोग अपॉइंट कर सकते हैं ना, बिना किसी गवर्नमेंट के इंटरफियरेंस के। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप इंक्लूडिंग एन ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप ए पर्सन कैन होल्ड इज 20 ज़्यादा होने चाहिए। इट हैज़ come with a rider that the number of directorship in public companies, private companies that are either holding or subsidiary company of a public company shall be limited 10। तो ये अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर कोई पब्लिक कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज है या होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनीज है, डायरेक्टर कितने होने चाहिए? 10। एटलीस्ट 1 डायरेक्टर हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज। मतलब ये है, ये भी रिक्वायरमेंट है डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट की 184 डेज इंडिया में अगर उनके 182 डेज होने चाहिए, उससे लेस देन नहीं, तो ही वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आप अपॉइंट कर सकते हो। एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर्स होनी चाहिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ये एक स्पेसिफिक रिजर्वेशन दिया हुआ है एक वीमेन के लिए, वीमेन का अपलिफ्टमेंट करने के लिए, एम्पावर करने के लिए, कि गवर्नमेंट ने कहा है कि हर कोई कंपनीज अपने अंदर एक ऐसा डायरेक्टर रखे जो कि वीमेन हो। एवरी ऑर्डर पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 करोड़ और मोर और ₹300 करोड़ और मोर लास्ट डेट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल डिटेल्स। तो ये भी एक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है कि कितने टर्नओवर्स वाली कंपनीज जो हैं वो डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है, या उन्हीं के लिए ये ऑब्लिगेशंस लागू पड़ता है। All the listed companies would have at least 1/3 of the total number of directors as independent directors। ये भी obligations है, 1/3 right number of directors should be independent directors। Now what is the role of board of directors in corporate governance? रोल क्या, मतलब फंक्शन क्या है, उनको करना क्या होता है, उनका काम क्या रहता है? तो फर्स्ट वन इज एस्टैब्लिशिंग विजन, मिशन एंड वैल्यूज। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, राइट? ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जिनका सर्टन क्राइटेरियाज फुलफिल होते हैं, तो ऐसे कंपनीज में जो भी डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं उनका रोल ये होता है, फर्स्ट वन, क्योंकि कोई भी कंपनीज अगर स्टार्ट हो रही है तो वो एक स्पेसिफिक विज़न के साथ हो रही है, एक स्पेसिफिक मिशन के साथ और वैल्यूज़ के साथ एक कंपनीज बनती है। एग्जाम्पल के तौर पे ये होता है कि कोई भी कंपनीज है तो उनके अंदर एक स्पेसिफिक वैल्यूज़ है। तो वैल्यूज़ कहाँ से आई है? कोई भी एक CEO, चेयरमैन एक कंपनी का है, उन्होंने वो वैल्यू बनाई है, मतलब कुछ प्रिंसिपल्स बनाए। हमारी कंपनीज में कुछ प्रिंसिपल्स है।
अगर वो फॉलो होते हैं तो ही वो राइट पर्सन्स ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करेगा। रिलायंस में रिलायंस की वैल्यूज़ अलग है, रिलायंस का विज़न अलग है, उसके मिशन अलग है। तो उसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उनके लिए ये चैलेंज है कि वो वही मिशन विज़न वैल्यूज़ पे काम करने चाहिए, राइट। हमने बहुत दिन पहले देखा साइरस मिस्त्री एक बार टाटा कंपनीज में सीईओ राइट बन गए थे, क्योंकि सापुरजी पलुंजी जो ग्रुप है राइट लेड बाय मिस्त्री फैमिलीज़, तो ये फैमिलीज़ का टाटास में 18% से जितना शेयर था। अब टाटास ने सोचा है कि ये सापुरजी पलुंजी ग्रुप के साथ वो लोग अब कनेक्शन नहीं रहे टाटा ग्रुप की कंपनी। उसका रीज़न ये है कि रतन टाटा जो है राइट उन्होंने देखा कि ये साइरस मिस्त्री टाटा की वैल्यूज जो प्रिंसिपल्स सालों से बनी हुई है उसके बिहाफ में नहीं चल रहे, उनको फॉलो नहीं कर रहे, उनकी वजह से कंपनीज को नुकसान हो रहा है। ये इमेज को देख के या राइट फ्यूचर स्टेक होल्डर्स को देख के टाटास को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये पर्सन जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस में प्राइम पोजीशंस पे नहीं होना चाहिए, राइट। तो पहला फंक्शन है विज़न क्या है कोई भी कंपनी, राइट। एक कंपनी कौन से मूल्यों से बनी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपनीज का हम एग्जांपल ले तो उनका जो फाउंडर है वही वहाँ पे ऐसी वैल्यूज़ की नींव रखेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई वैल्यू करता है कि मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था सुधा मूर्ति, राइट, एक वीडियो आया था व्हाट्सएप पे, तो दैट वाज रिलेटेड टू कि सुधा मूर्ति एक बार कोई भी स्पीच के दौरान उन्होंने ये कहा था कि मैंने अपने बच्चों को ये सिखाया कि वैल्यूज़ क्या होती है, कोई एक पर्सन्स की वैल्यूज़ क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है लाइफ में। इक्वालिटी का उन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था। जैसे कि उसके सन ने एक क्वेश्चन पूछा अपनी माँ से कि मम्मा कि हम लोग जिस डाइनिंग टेबल पे खाते हैं उसी डाइनिंग टेबल पे हमारे जो नौकर है वो क्यों नहीं खाते, राइट, वो अलग क्यों खाते हैं, वो नीचे क्यों बैठते। तो इसके बाद सुधा मूर्ति को बहुत टाइम लगा ये आंसर देने के लिए। उसके बाद उसने ये कहा कि कोई बात नहीं, हम ये हमारे जितने भी नौकर हैं उनको भी बोलेंगे कि वो एक ही डाइनिंग टेबल पे खाएं जहाँ पे हम खाना खाते हैं। लोगों ने मना कर दिया, मगर काफ़ी मनाया। उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ किया सुधा मूर्ति ने कि एक बार फैमिली मेम्बर्स घर के खा लेते हैं, उसके बाद आप लोग खा सकते हो, राइट, प्रॉब्लम नहीं हो सकती। मतलब अपने बेटे को उन्होंने इक्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब इक्वालिटी क्या है, सभी राइट एक जैसे हैं। तो इसका एग्जाम्पल देने के लिए उन्होंने इस तरह से उन्होंने लाइव एग्जाम्पल दिया था अपने घर में। तो सेम थिंग है, इन्फोसिस जो नारायण मूर्ति सुधा मूर्ति ने स्टार्ट की थी, उनका रोल भी थोड़ा इस टाइप का ही रहा, क्योंकि ये फैमिलीज जो है दैट इज़ इन्फोसिस, उन्होंने इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और ये कंपनी सोशल चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा आगे थी, राइट, क्योंकि उनकी जो डीएनए है उसमें ऑनेस्टी है। तो मिशन क्या है, विज़न क्या है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के, ये बहुत ही मायने रखता है, राइट। ऑर्गेनाइजेशंस आगे कैसे चलेगी, राइट, जो मूल्य जो विचार आपने पकड़ के रखे हैं उसी के हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है चलती है। तो ये डायरेक्टर्स को उसका बेसिक नॉलेज नहीं होगा, देन इट कैन नॉट रन ए कंपनी इन ए बेटर वे। तो एक डायरेक्टर का रोल ये होता है कि एक अपने मिशन विज़न जो हमने बनाया है उसी के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन चल रही है नहीं चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो हम उसके लिए हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सेकंड एस्पेक्ट इज सेट स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रक्चर, राइट। तो एग्जाम्पल है विज़न।
तो विज़न इज़ फॉर ए लॉन्गर पर्सपेक्टिव। जब भी कोई विज़न बनता है तो कंपनी आने वाले 100-200 साल के लिए सोचती है। सेम एग्जांपल है कि आने वाले 50 साल तक, 100 साल तक, 200 साल तक जब तक कंपनी रहेगी, राइट, तो कंपनीज आगे बढ़े। इसके कारण विज़न बनता है कि कंपनी को चाहिए क्या। दैट इज़ द विज़न, जो दूर दृष्टि होता है। मगर मिशन जो होता है, मिशन का मतलब होता है कि विज़न को फुलफिल करने के लिए कैसा मिशन होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विज़न ये है कि देयर शुड नॉट बी पॉवर्टी इन इंडिया। तो पॉवर्टी जो है, तो पॉवर्टी एक विज़न है रिड्यूस करने का लिए। लॉन्ग टाइम उस पर टाइम लगेगा, मगर पॉवर्टी इरेडिकेट करने के लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं वो मिशन में आएगा। वो 5 प्लान्स आएंगे, फिर दूसरी भी नई स्कीम्स आएगी रिलेटेड टू पुअर पीपल। तो सबसे दूसरा काम होता है कि स्ट्रेटेजी बनाना। स्ट्रेटेजी मतलब टेक्निक, किस तरह से कंपनीज चलेगी, तो टेक्निक भी नेसेसरी है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि एप्पल है, वो आए दिन नए इन्वेंशंस करता आ रहा है, क्योंकि जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जितने भी इनोवेटर्स हैं, राइट, उनकी ऐसी सोच है, राइट, वो एक ऐसी स्ट्रेटेजी पे काम, टेक्निक के काम करते हैं वो, राइट। उनके पास एक स्पेसिफिक लॉजिक होता है कि कंपनीज को आगे कहाँ जाना है। एग्जाम्पल के तौर पे रिलायंस है, तो आज की डेट में वो बहुत ज़्यादा अपना मनी है रिलायंस ट्रेंड के लिए, रिटेल के लिए खर्च कर रही है, या अपनी रिलायंस जियो को आगे बढ़ाने के लिए कर रही है। उसका मेन रीज़न यही है कि दूर विज़न जो है उन्होंने सोचा है कि आगे कंपनीज कहाँ जाएगी, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे रिलायंस पेट्रोल या अदर पर्टिकुलर थिंग्स में थी, मगर ये भी बात है कि कंपनी दूसरे बिजनेस में भी जा रही है, तो दूसरे बिजनेस में भी वो आगे बढ़े। तो किस तरह से बढ़ सकती है, जब वो एक स्ट्रेटेजी टेक्निक्स से चलेगी। So for effective operations of the company, it is important to set strategy and structure of the organizations by the board. Board must review and evaluate present and future opportunities, threats and risks in the external environment, and current and future strength, weaknesses and risk relating to the company. So risk जो भी है, strategy form करेंगे तो it will become a little bit risky, but that is not the matter. Third, the point is delegate to the management. So it will become incooperative for the corporate field to decentralize authority for the effective functioning of the organization. So delegations का मतलब होता है डायरेक्टर्स के नीचे कई कमिटीज़ बनी हुई होती है, तो ये कमिटीज़ का रोल ये होता है कि कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए वो लोग रिव्यू करें, इवैल्यूएट करें कंपनी का परफॉर्मेंस। सो डेलीगेट डायरेक्टर्स हो सकता है कि उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ हो, मगर ये आइडियाज़ कैसे फुलफ़िल होंगे, ये तभी फुलफ़िल हो सकते हैं अगर डायरेक्टर्स वो सारे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो सारे फोकस करें। तो हो सकता है उनको उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी, उनके लिए रिक्वायरमेंट होगी कि वैसे लोग ढूंढे जाए। अगर मैं फाइनेंशियल कमेटी बनाना चाहता हूँ तो मेरे को फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोग चाहिए। मेरे को अगर मार्केटिंग कमेटी बनाता हूँ तो उसको मार्केटिंग के लोग चाहिए। तो जिस हिसाब से काम होगा उस हिसाब के लोग चाहिए। तो डेलीगेशन का मतलब होता है कि डायरेक्टर सारे काम नहीं कर सकते, इसलिए अपने कुछ काम जो होते हैं वो कुछ कमिटीज़ अपॉइंट करके उनके थ्रू वो लोग करवाते हैं। या डायरेक्टर के नीचे हम देखें तो अलग अलग पर्सन्स होते हैं, अलग अलग लेवल। सबसे पहले CEO चेयरमैन आएगा कोई भी कंपनीज का, फिर धीरे धीरे डायरेक्टर्स, उसके नीचे फिर जनरल मैनेजर्स, ऐसे ऐसे करके डिफरेंट पर्सन्स
कंपनी से जुड़े हुए होते हैं, मगर डेलीगेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा इंडिपेंडेंस दे दो आप, या उनके वर्क या उनके काम को करने के लिए बोल दिया जाए, तो कंपनी अच्छा फंक्शन करती है। फोर्थ पॉइंट है एक्सरसाइज अकाउंटेबिलिटी टू शेयर होल्डर्स एज ए स्टेक होल्डर। राइट, अकाउंटेबिलिटी इसका मतलब होता है कि जवाबदेही। तो जो भी डायरेक्टर्स होती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि एक रिस्पॉन्सिबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर कोई मिस्टेक्स होती है तो उनको एक्सेप्ट भी करनी पड़ेगी वो मिस्टेक्स रिजोल्व भी करनी पड़ेगी, और इन फ्यूचर भी ऐसी मिस्टेक रिपीट ना हो उसके लिए भी उन्होंने बेहतर ध्यान रखना पड़ेगा। तो शेयर होल्डर्स जो है या स्टेक होल्डर्स, उनको भी ध्यान में लिया जाए कोई भी डिसीजन लेते हैं। ऐसा नहीं मैं कोई भी डिसीजन ले लूँ। राइट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 30 लाख शेयर होल्डर्स है, तो 30 लाख लोगों ने कंपनीज में अपना विश्वास जता के पैसा इन्वेस्ट किया हो अगर, तो उनको धोखा नहीं देना चाहिए। उनको जो चीज़ रियल है उनको बतानी चाहिए। कोई भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है, या उनका रोल यही होता है कि कोई भी पर्टिकुलर मीटिंग्स के दौरान उसका आउटकम क्या है वो लोगों को उनको बताना है, या स्टेक होल्डर्स को बताना है। देन फिफ्थ वन इज कॉन्स्टिट्यूटिंग वेरियस कमिटीज। जैसे मैंने बोला डेलीगेशंस, उनका अकेले के काम नहीं है कि सारी चीज़ें करे, तो वो कुछ अपनी ड्यूटीज़ जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, दूसरे लोगों को दे देते हैं। जैसे ऑडिट कमिटीज़ है, नॉमिनेशन कमेटी है, रिमनरेशन कमेटी है, CSR कमेटी है, डिफरेंट कमेटी है। CSR कमेटीज़ का काम क्या है? तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल एक्टिविटी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, ये सारी ये कमिटीज़ डिसाइड करेगी। या कोई डिसिप्लिन कमेटी है, कोई भी डिसिप्लिन कंपनीज का तोड़ता है तो उनके लिए भी उन्होंने एक कमेटी बनाई है। सिक्स्थ वन है तो कॉलिंग मीटिंग। कॉलिंग मीटिंग्स का मतलब क्या है कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम एक डायरेक्टर शुड बी calling different other directors for the meeting, and they will discuss the specific matter, important matters related to company and its functioning should be highlighted. So it is the most important role being performed by the board to call meeting as and when required, so that the review mechanism can be done from time to time and necessary changes can be implemented effectively for better outcome for the organization. Thus the composition of and role of board of directors can be briefed, right, from this particular point. So this were the point. Meetings, रेगुलर इंटरवल पे मीटिंग्स को अपॉइंट करना, ये रोल होता है कोई भी एक डायरेक्टर्स का। तो कंपोजिशंस में हमने आज जाना कि डायरेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं। अगर लीगल ऑब्लिगेशंस हम देखें तो डायरेक्टर्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, राइट, फंक्शंस क्या है। एक डायरेक्टर्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में लाइफलाइन कहलाएगा। लाइक एक ह्यूमन बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, विदाउट दैट कोई भी ह्यूमन बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती। वही एग्जांपल है, कंपनी सर्वाइव नहीं करेगी अगर कंपनीज में डायरेक्टर्स नहीं होंगे, राइट। डायरेक्टर्स को अदर लैंग्वेज में हम ये भी बोलेंगे कि दे आर द ब्रेन्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कोई भी कंपनीज में स्ट्रेटेजी बनानी हो, टेक्निक, राइट। मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं तो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तो उनसे अच्छा कैसे बिजनेस हम करें, हमारी स्ट्रेटेजी, हमारी टेक्निक क्या होनी चाहिए। उनकी टेक्निक दूसरी है, उनके कारण वो सक्सेसफुल हुए हैं, तो हम कैसे सक्सेसफुल हुए या हो। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है कोई भी डायरेक्टर्स का, कि उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग है, जो भी स्टेक होल्डर्स है, आपके शेयर होल्डर्स है,
उनके साथ जो ट्यूनिंग बनानी है तो वो डायरेक्टर्स उसके लिए बनाता है, वो उसके लिए ही रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो ये टॉपिक हमने आज किया, राइट। होप यू अंडरस्टूड दिस। थैंक यू। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।